केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है और इसमें राहत को लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। इस दौरान कुछ रियायत का भी ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक जगह और शॉपिंग मॉल खोले जा सकते हैं। दूसरे चरण में जुलाई महीने में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोला जा सकता है। इसमें राज्य सरकार के साथ ही संस्थान और अभिभावक की भी सलाह ली जाएगी। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल खुलेंगे और राजनीतिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। हालांकि इन सभी का निर्णय राज्य सरकार स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेगी। दुनिया भर में 60,86,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक करीब 27 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,68,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने WHO पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने WHO से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। कोरोना महामारी के लिए अमेरिका ने चीन को जिम्मेदार बताया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। देश भर में कोरोना ने 1,81,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 86,668 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,170 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां अब तक 2,197 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,168 हो गई है, जबकि कोरोना 28,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई राज्य का एपिसेंटर बना हुआ है। कोरोना संक्रमित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहाँ 21,184 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 12,000 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 246 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ कुल केस का आंकड़ा 7,891 पहुंच गया है। अब तक 343 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हुआ है। 4,444 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 3,104 है। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मरीज मिले हैं और कुल केस 3,431 हो गए हैं। दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 129 पहुंच गई है। एक ही दिन में 102 लोग ठीक भी हुए हैं और इंदौर में एक्टिव केस 1,527 है। इंदौर में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं को सांसद और पूर्व महापौर के समक्ष रखा। सांसद और पूर्व महापौर ने सभी को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही शहर की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें दूर किया जाएगा। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। शुक्रवार को 87 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 3,431 हो गया है। वहीं डॉक्टर प्रवीण चौड़िया के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए डॉक्टर MP शर्मा को इंदौर का नया CMHO बनाया गया है। इंदौर के मल्हारगंज, MIG और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से ही 23% कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खजुराना, रानीपुरा के बाद सबसे पहले जूनी इंदौर में मरीज मिले, जिसके बाद मल्हारगंज और फिर MIG में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जूनी इंदौर में 236 कोरोना मरीज हैं। वहीं मल्हारगंज में अब तक 3,081 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में अवैध शराब बेचने के मामले में पकड़ाए आरोपी का कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद 7 पुलिसकर्मियों सहित 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया। ये सभी आरोपी को गिरफ्तार करने से लेकर कोर्ट कार्रवाई तक उसके संपर्क में आए थे। जबलपुर में कोरोना वायरस ने शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कुंडम के बाद अब बरगी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के 4 मामले सामने आए हैं। सभी 4 मरीजों को सुखसागर अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार नए मरीजों मिलने का सिलसिला जारी है। आज दिन भर में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 20 नए मरीज कोरिया में मिले हैं। वहीं बलरामपुर में 4, कांकेर में 4, बलरामपुर में 6, रायपुर में 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद और मुंगेली में आज एक मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 344 हो गई। मुंगेली में सबसे ज्यादा 81 एक्टिव केस है, तो वहीं बिलासपुर जिले में 46 है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 447 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। रायगढ़ जिले में उज्ज्वला योजना के हजारों हितग्राहियों ने लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क LPG रिफिलिंग होने के बाद रिफिलिंग कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। केंद्र सरकार ने 2,08,000 उपभोक्ताओं के खाते में राशि भी जमा करा दी। सिर्फ 1,27,000 हितग्राहियों ने ही रिफिलिंग कराई है। 80,899 उपभोक्ताओं ने रिफिलिंग नहीं कराई।
कोरबा जिले के पसान क्वारंटीन सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सेंटर तो बना दिया गया है, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे क्वारंटीन सेंटर प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। वहीं सूचना मिलने पर अधिकारियों ने आनन-फानन में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई। कबीरधाम जिले में 6 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का एहतियातन सील कर दिया है। 5 मरीजों का संपर्क भोरमदेव से और 1 मरीज का संपर्क खैरबना कला गांव से है। दोनों जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। संक्रमितों के संपर्क में आए 96 लोगों में से आधे लोगों का ही सैंपल लिया जा सका है। सूरजपुर के एक पेड क्वारंटीन सेंटर के सामने सेफ्टी किट लावारिस हालत में मिला है। किट को लापरवाही पूर्वक क्वारंटीन सेंटर के बाहर फेंक दिया गया था, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था। पूरे दिन किट खुले में ही पड़ा रहा। पीपी किट को उपयोग के बाद सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए था। लॉकडाउन के बीच अंबिकापुर में महिला ने अपने 14 साल के बच्चे को मुखाग्नि दी। दरअसल बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसकी सूचना बच्चे के पिता को दी गई, लेकिन लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से वो नहीं आ पाए। इसके बाद महिला ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। मुंगेली के बाकी गांव के क्वारंटीन सेंटर में मजदूर रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। गांव के सरपंच और होलाबाग समिति के प्रेरित करने पर स्कूल के पौधों की देखभाल हो रही है। सभी मजदूर रोज परिसर के खरपतवार की सफाई, पौधों में खाद और नियमित रूप से पानी देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं मजदूर अपने पूर्वजों के नाम पर पौधे भी लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमेरिका के रक्षा मंत्री डॉक्टर मार्क टी एशपर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने कोरोना से संबंधित अनुभव पर एक दूसरे को जानकारी दी और दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने की प्रतिज्ञा की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार ने कोरोना की जंग में देश की एकजुटता को सलाम किया है। सरकार ने पत्र के जरिए कामकाज का ब्यौरा भी दिया। बीजेपी 10 करोड़ लोगों तक लेटर को पहुंचाने वाली है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज हर भारतीय के लिए अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे उद्यमी हो या फिर स्टार्टअप से जुड़े युवा हो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी को बधाई मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी। ट्वीट कर शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक निरंतर प्रगतिशील देश रहेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम को बधाई दी। ट्वीट कर राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी ने साहस और दृढ़ता के साथ देश को मुकाम तक पहुंचाया है। यह हमारे लिए विश्वसनीयता की कसौटी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कसौटी पर 100% खरे उतरे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन किया, कड़े फैसले से आम आदमी को फायदा पहुंचा। कोरोना संकट के समय पीएम मोदी ने देश को सही तरीके से संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को रेडियो पर मन की बात करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देशवासियों से मन की बात करेंगे। इसमें पीएम कोरोना के लिए आगे की रणनीति और लॉकडाउन 5 को लेकर चर्चा कर सकते हैं। देश में पूरे वित्तीय वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5% रही। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए, जिसमें चौथी तिमाही में जीडीपी विकास दर घटकर 3.1% रही। वहीं पूरे वित्तीय वर्ष की विकास दर 4.2% रही, जो पिछले 11 साल में सबसे निचले स्तर पर है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज गुरेला के ज्योतिपुर ग्रेवयार्ड में ईसाई रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने लोकप्रिय नेता की आखिरी झलक पाने के लिए और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए लोग उमड़ पड़े। रायपुर बिलासपुर में भी भीगे पलकों के साथ उन्हें अलविदा दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मजदूरों को पलायन में रोकने के लिए बड़ी तैयारी की है। राज्य सरकार मजदूरों के लिए श्रमिक न्याय योजना बनाने की तैयारी में है। इस योजना से 15 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाभ दिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ हंसी ठिठोली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो पर कहा है कि शिवराज जी, आप बीजेपी कार्यालय में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आपकी सभा में जो लोग आते हैं उन्हें पास मिलता है और जो सड़क पर नजर आते हैं उन्हें दंड मिलता है। इससे साफ है कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसका आपको अफसोस नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 की समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन कुछ ताकतें इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चला रही है, जिसकी बात भी हाल ही के दिनों में देखने को मिली है। लिहाजा अब संविधान की धारा आर्टिकल 30 पर समीक्षा की जानी चाहिए।
मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने गेहूं खरीदी तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपील की कि गेहूं उपार्जन की अवधि बढ़ाकर 15 जून तक की जाए। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं की वजह से अभी भी लाखों किसान अपनी उपज की तुलाई नहीं करवा पाए हैं, इसलिए खरीदी की तारीख 15 जून तक बढ़ाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर आपदा में पैसे कमाने का अवसर ढूंढती है, जबकि कांग्रेस हमेशा आपदा से निपटने की कोशिश करती है। ग्वालियर में मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के विज्ञापन से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नदारद दिखी। हालांकि सिंधिया समर्थकों का इस पर अपना अलग ही तर्क है। वहीं विज्ञापन में तस्वीर नहीं होने के बाद कांग्रेस आईटी सेल इसे जमकर वायरल कर रहे हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि सिंधिया को बीजेपी ने देश से प्रदेश का नेता बना दिया। इंदौर की हाटपीपलिया पर उपचुनाव के लिए चल रही आपसी खींचतान का दौर जारी है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज पूर्व मंत्री दीपक जोशी से मिलने के लिए देवास के उनके घर पहुंचे, जहां विजयवर्गीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और दीपक जोशी से आधे घंटे तक बातचीत हुई और फिर बैठक के बाद विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए यहां आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान इमरती ने डबरा क्षेत्र के विकास, उपचुनाव और शिवराज मंडल के मंत्रिमंडल पार्ट 2 को लेकर बात भी की। इमरती की नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात मंत्रिमंडल पार्ट 2 को लेकर अहम मानी जा रही है। डिंडौरी के कनीज सागवा में मनरेगा के भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया है। रोजगार गारंटी योजना के तहत कुएं का निर्माण किया जा रहा है। मजदूरों को मजदूरी महज 15 रुपए के हिसाब से दी जा रही है। कम दिहाड़ी मिलने पर मजदूरों ने जनपद और जिले के जवाबदार अधिकारी की शिकायत की, लेकिन कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। सुकमा कलेक्टर चंदन कुमार ने आज अचानक जिला मुख्यालय के सभी विभागों के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी और अधिकारी मुख्यालय से नदारद पाए गए। इस दौरान नदारद पाए गए विभागों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। वहीं मुख्यालय से गायब कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। इंदौर में जिला प्रशासन और दानदाताओं के सहयोग से शुरू फ्री राशन की सुविधा अब नगर निगम जल्द बंद करने जा रहा है। इस व्यवस्था पर करीब रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, जो प्रशासन को अब भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने इसे फिर से शुरू करने की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान बढ़ते अपराध की घटना को देखते हुए इंदौर डीआईजी ने निर्देश जारी किया। डीआईजी के निर्देश के बाद छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के बदमाश को गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी को 20,000 रुपए का बंधक पत्र भरवाकर बॉन्ड ओवर किया गया। भानु प्रतापपुर में मामूली विवाद में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बीती रात मृतका पति के पसंद की सब्जी नहीं बनाई, जिसको लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर ली। हत्या के बाद खुद ही थाने जाकर उसने पुलिस को सूचना दी। आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर एक डीजल टैंकर पलट गया। घटना के बाद लोगों में लूटने की होड़ मच गई। वहीं सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को हटाया गया। हादसा अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। जांजगीर चांपा के खैरचीटी में पंचायत चुनाव के दौरान हुए पथराव के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खैरचीटी मामले में 28 जनवरी को पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था। इस दौरान मतदान दल को बंधक बना लिया गया। पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिस पर पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। केशकाल पुलिस को अवैध गांजा तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 123 किलो का गांजा भी बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने अवैध गांजा को उड़ीसा से खरीद कर बिक्री राजस्थान ले जाने का खुलासा किया। बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड के मुख्य आरोपी संदीप जैन को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक के लिए मंजूर कर दिया गया है। बता दें कि नकपुरा पार्श्व तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन मणि और उनकी पत्नी सूजी बाई की साल 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे संदीप जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जयपुर जिले से एक हफ्ते में 1000 चमगादड़ों की मौत की खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी खूटा टोला गांव में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर डीएफओ ने वेटनरी हॉस्पिटल को तत्काल पत्र लिखा है, जिसके बाद 3 डॉक्टरों की टीम आज मौके पर पहुंची और मरे चमगादड़ों की सैंपलिंग कर जांच के लिए भोपाल भेजा गया। ग्वालियर के चंबल अंचल में टिड्डी दल का आतंक बना हुआ है। टिड्डी दल शिवपुरी जिले में सक्रिय है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने टिड्डी दल को भगाने के लिए दिल्ली से टीम भेजी थी, जिसने अपना अस्थायी कैंप शिवपुरी में बनाया है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में 12 दल और भी सक्रिय है। ये कभी भी अंचल में दस्तक दे सकते हैं।
टिड्डियों के आतंक को देखते हुए धमतरी जिला अलर्ट पर है। राजस्थान मध्य प्रदेश के रास्ते से टिड्डियों का दल छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है, जिसे लेकर वन विभाग ने अफसरों को अलर्ट किया हुआ है। वहीं किसानों को भी टिड्डियों को लेकर जानकारी दी जा रही है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन में हल्की बारिश और तूफान की संभावना जताई है। ऐसे में सीहोर खरीदी केंद्र पर खुले आसमान में रखो हजारों क्विंटल गेहूं पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं कई किसान अब तक गेहूं नहीं बेच पाए हैं और ट्रॉली में गेहूं लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बलरामपुर में बीती रात तेज आंधी और तूफान से पेड़ पौधे गिर गए। वहीं कई घरों और दुकानों की छत भी उड़ गई। तूफान से राजपुर जनपद क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत सिंचोरा में एक बड़ा हादसा टल गया। एक विशालकाय पेड़ कच्चे मकान में गिर गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है।